हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। सीधी बात नो बकवास रिव्यू में आज हम चला रहे हैं नेक्सॉन का डीजल वर्जन। अब डीजल जो है वो जनरली आप देखोगे धीरे धीरे कंपनीज जो है वो डीजलाइजेशन क्योंकि चला गया इंडिया से, तकरीबन अब सीएनजी या ईवीज का जो है वो कल्चर आने वाला है, तो इसलिए धीरे धीरे करके जो है वो अब बायकॉट करती हुई जा रही हैं। आपने मारुति सुजुकी को देखा, उन्होंने कंप्लीटली 2018-19 में डीजल को ऐसे बायकॉट किया जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, जबकि बहुत सारे कस्टमर्स आज भी उस GDIS इंजन के बारे में पूछते रहते हैं और हमें भी पता है कि वो इंजन बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कुछ OEMs ऐसे भी हैं जिन्होंने डीजल को अभी भी प्रायोरिटी बनाया। उनमें से टाटा है, महिंद्रा है, ह्यूंडई है और बहुत सारे OEMs हैं जिन्होंने आज भी डीजल को बहुत प्रायोरिटी दी है। नेक्सॉन डीजल में कैसी है और क्यों ये ज्यादा बेहतर है अपने पेट्रोल वर्जन से, इसी बारे में बात करेंगे। देखो, जब नेक्सॉन आई थी ना, तब उसके अंदर ये गियर थ्रोज बहुत ज्यादा थे। आप जैसे गियर चेंज करते थे तो बहुत लंबा थ्रो आपको लेना पड़ता था, एंड जो उसका क्लच का प्ले था वो भी काफी बड़ा था। तो अभी मैं क्लच दबाऊंगा जैसे, तो मुझे काफी डीपली जो है वो अंदर तक इनग्रेस करना पड़ता है, डीपली जो है वो प्रेस करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है ना कि आप फ्रीक्वेंट अगर शिफ्ट्स कर रहे हैं, अगर आप सिटी में चला रहे हो फ्रीक्वेंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा आपको प्ले करना पड़ा। बट ऑन द अदर हैंड ये क्लच इतना स्मूथ है, इतना मक्खन है, मतलब रियलाइज होगा आपको कि ये एफर्ट ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। आपके जो लेफ्ट पैर है वो जनरली जो है वो टायर्ड हो जाते हैं। आप और OEMs को देखोगे, फॉक्सवैगन का मैं चलाता हूँ एक फॉक्सवैगन पोलो, तो उसमें आप जनरली देखोगे तो जो क्लच है ना वो काफ़ी हार्ड है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो और हार्ड होता चला गया। लेकिन यहाँ पे टाटा के साथ में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनका स्टेयरिंग कॉलम हो या क्लच हो, ये दोनों ही बहुत सॉफ्ट है। तो आपको जो फटीग है, जो टायर्डनेस है, वो तकरीबन 400-500 किलोमीटर चलाने के बाद इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। वैसे अगर आप सिटी में चला रहे हैं ना, तो इस प्ले के साथ में आप आपको बहुत ही मक्खन सा लगेगा क्लच दबाते टाइम। हाँ, ऑन द अदर हैंड क्योंकि इसके अंदर 6 गियर्स हैं तो गियर रेशियो उसी हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, तो सिटी में आप जनरली सेकंड गियर, थर्ड गियर या फोर्थ गियर तक ही जो है वो इस्तेमाल करोगे। अभी देखो मैंने रिवर्स लगाया तो आप क्लैरिटी देखो, मतलब अमेजिंग क्लैरिटी, और चारों तरफ डायरेक्शन देखो, चारों डायरेक्शन में फिलहाल दिखा रहा है, एंड मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है स्विच भी कर सकता हूँ। तो जो ग्रेन्स है एंड कैमरा है, कैमरा की क्वालिटी के ऊपर टाटा ने बहुत काम किया है। जैसे आपने शुरुआत में देखा हो, कैमरा क्वालिटीज महिंद्रा की बहुत इंप्रूव हुई थी और वो इवेंचुअली जो है वो टाटा की भी बहुत इंप्रूव हो गई। द बेस्ट पार्ट इज XUV 3XO से अगर इसे आप कंपेयर करोगे ना, तो एक फीचर ऐसा है जो इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। जैसे कि मैंने लेफ्ट का टर्न इंडिकेटर दिया तो ये पूरा पैनल आपको लेफ्ट साइड की जो है वो स्क्रीन दिखाएगा। ये शुरुआत में आपने होंडा में देखा था, होंडा सिटी में आया करता था, वो लेफ्ट और राइट साइड की जो है वो 360 डिग्री कैमरा क्योंकि इसमें लगे हुए हैं तो ORVM को कंट्रोल देता था। ECU के साथ में एक मैसेज आता था। आपको याद हो होंडा सिविक जब इंडिया में आई थी तो वो इस फीचर के साथ में आई थी। फिर नई जनरेशन होंडा सिटी के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड अब ये धीरे धीरे करके लगभग सभी गाड़ियों में जो है वो आता जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। ये एक्चुअली आपके ब्लाइंड स्पॉट को बिल्कुल ही डिमिनिश कर देता है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो ये वाला सेक्शन में अगर ORVM में देखूंगा तो मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, स्पेशली C पिलर के आसपास। तो ये वो वाला एरिया जो है वो कंप्लीटली आपको क्लैरिटी देगा, आपको बताएगा कि कौन कौन पीछे जो है वो आपके आ रहे हैं, और आपको आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी रिड्यूस करेगा। तो एयर कंडीशनिंग यूनिट तो बहुत ही कमाल की है। उससे तो मतलब ऐसा है एयर कंडीशनिंग यूनिट के साथ में कि रात में अगर आप इस गाड़ी को लेके चलोगे तो लोवेस्ट की जगह मुझे लगता है 22-23 के आसपास अगर आप चलाओगे तो बहुत अच्छा माइलेज भी देगी, माइलेज भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और चिल भी काफ़ी कर देगा ये अंदर से। स्टीयरिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इंजन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो इंजन है वो एक्चुअली एक डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, एंड ये इंजन के साथ में नेक्सॉन 2017 से आ रही है, जब से ये इंट्रोड्यूस हुई है। तो तकरीबन 7 साल इसको हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड इन 7 सालों में ये इंजन एक ऐसा है जो पर्सनल फेवरेट बना हुआ है टाटा का डीजल इंजन स्पेशली। और जनरली अगर आप लोगों को देखोगे, अगर उनको थोड़ा एंथुजियास्टिक बिहेवियर चाहिए, थोड़ा एंथुजियास्टिक बिहेवियर अगर उनका है, तो वो जनरली इस इंजन की तरफ जाते हैं कंपैरेटिव टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। वो जो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है ना, वो है तो टर्बोचार्ज इंजन, बट उसमें रिफाइनमेंट की अभी भी कमी है, क्योंकि वो एक अपग्रेडेड वर्जन है। टियागो और टिगोर में आने वाला, एल्ट्रॉज में आने वाला जो इंजन है उसी को थोड़ा सा और फोर्स्ड इंडक्शन, यानी कि हम लोगों ने उसमें टर्बोचार्जर का इस्तेमाल किया है, जिसको हम फोर्स्ड इंडक्शन कहते हैं, एंड फोर्सफुली उसको जो है वो पावरफुल बनाया है। तो उसका जो नेचर है वो है तो मतलब
118 119 PS के आसपास पावर प्रोड्यूस करती है ऑन डॉक्यूमेंट, बट वो ऑन डॉक्यूमेंट में जब रियल लाइफ में आता है ना तो वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं कराता। ये ऑन द अदर हैंड कम पावर फिगर्स होने के बावजूद भी ज़्यादा पंची फील कराता है। इसका जैसे ही टर्बो एक्टिवेट होता है यू गेट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बूस्ट, और जो गाड़ी है वो एक रॉकेट की तरह फील होती है, वो काफ़ी तेज़ जाती है। देखो अभी मैं थर्ड गियर में चला रहा हूँ, लेकिन अब जब टर्बो एक्टिवेट हो रहा है ना तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ इसके अंदर काफ़ी अच्छा बूस्ट जनरेट हुआ है एंड मैं थ्रॉटल ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आपको मज़ा आएगा इस इंजन को चलाने में। सिटी में माइलेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिटी में जब आप इसको चलाओगे तो वोकल्स इसके जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे अंदर तक, केबिन तक जो है वो एनवीएच फील होंगे। रीज़न बीइंग ये डीजल इंजन है, और डीजल इंजन से आप उस तरीके का रिफाइनमेंट, उस तरीके की वाइब्रेशन जो है वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि डीजल इंजन का नेचर ही ऐसा है, उसका बोर बड़ा होने की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं। किसी भी आप डीजल इंजन को देखो, ट्रक्स को देखो, ट्रैक्टर्स को देखो, उनके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है क्योंकि उनका सिलेंडर का जो लेंथ है, जो बोर है, वो काफ़ी बड़ा होता है। जो पावर प्रोड्यूस होती है 1 यूनिट डीजल को जलाने में वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू पेट्रोल। इसी वजह से वो ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, ज़्यादा गर्म भी महसूस होते हैं। जब आप हाथ लगाते हो तो डीजल इंजन ज़्यादा गर्म होते हैं कंपैरेटिव टू पेट्रोल इंजन। एनीवे, ये टेक्निकलिटीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ डीजल के वोकल। तो वोकल जो है वो अंदर तक इंट्रोड्यूस होती हैं, बट ऐसा नहीं है आपको स्टेयरिंग कॉलम पे या गियर नॉब पे कुछ ऐसा खास वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। वाइब्रेशन एक जगह ज़रूर है, वो है इसके क्लच पेडल पे। तो जो हल्का सा प्ले है क्लच के अंदर, जहाँ पर वो फ्री जोन है उस क्लच का, वहाँ पर हल्की सी वाइब्रेशन मुझे अपने लेफ्ट फुट में ज़रूर इंट्रोड्यूस होती हुई नज़र आती है। तो इंजन इज़ गुड, पंची इंजन है। आप माइलेज के लिए लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 16-17 के करीब ये सिटी में निकाल पाएगा, एंड 20 से ऊपर आपको माइलेज डेफिनेटली फॉर श्योर ये हाईवेज पे देगा। अगर आप लंबी ट्रिप्स कर रहे हो ना तो बेझिझक होकर इस इंजन को खरीद सकते हो। रिलायबिलिटी का फैक्टर इस इंजन के साथ में है नहीं, क्योंकि तकरीबन 7-8 सालों में टाटा ने इसके ऊपर काम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कभी भी अनरिलायबल सा ये नहीं रहा है। कभी भी ऐसी मेजर शिकायत जो है वो इस इंजन के साथ में कभी जुड़ी नहीं हुई है। तो आप डेफिनेटली इस डीजल इंजन के साथ में जा सकते हो। हाँ, XUV 3XO का जो डीजल इंजन है वो और भी ज़्यादा पंची है, वो और भी ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है, और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो जनरेट करता है। जहाँ हम 300 न्यूटन मीटर एक फुल साइज SUV में या एक मिड साइज SUV में देखते हैं, कॉम्पैक्ट SUVs में देखते हैं, उस तरीके की जो टॉर्क डिलीवरी है वो वहाँ पर देखते हैं। उस इंजन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे जब हमारे पास में वो प्रोडक्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर अपना फोकस जो है वो स्टैटिक रखते हैं। देखो, जब आप इस इंजन को चलाओगे ना तो ABC पेडल्स आपके कंटिन्यूसली जो है वो आपको मूव करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन है। एंड ABC पेडल के अंदर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आपका पैर जो है वो ओवरलैप करने लगेगा एक दूसरे के ऊपर। C पेडल के जस्ट लेफ्ट में ना एक छोटा सा आपको डेड पेडल भी मिलेगा। तो अगर आप क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, हाईवेज पे चल रहे हो, तो वो डेड पेडल आपका फटीग ऑब्वियसली कम करेगा, क्योंकि आपका लेग का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर टाटा ने जो है वो निकाला है। तो वो दैट इज इम्प्रेसिव। अच्छा, जो व्यू है वो भी कमाल का है। मतलब अगर आप सामने देखोगे ना तो, या डैशबोर्ड के जस्ट आगे देखोगे तो आपका जो बोनेट है वो विजिबल है। क्लस्ट्रोफोबिक जगह पे निकल रहे हो, मार्केट जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ में कहीं हैंग आउट करने जा रहे हो, कहीं दिल्ली जैसे एरिया में हो जो बहुत, या चांदनी चौक जैसे एरिया में हो, तो आपको हर एक पॉइंट विजिबल रहेगा, हर एक डिस्टेंस का आपको अनुमान रहेगा कि उस तरफ से मेरी गाड़ी जो है वो टच हो सकती है। तो विजिबिलिटी के मामले में एट पार लग रही है मुझे ये। फ्रंट का डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा है। IRVM अगर आप देखो तो पीछे का जो व्यू है वो भी काफ़ी विजिबल मुझे यहाँ पर महसूस होता है। तो ये तमाम चीज़ें विजिबिलिटी के मामले में मुझे लगता है मुझे अच्छे नंबर देने चाहिए टाटा को। ए पिलर थोड़ा सा ब्रॉड है, हल्का सा ब्रॉड ज़रूर है, बट मे बी इट इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि क्रैश टेस्ट नॉर्म्स और वो सारी चीज़ें आ जाने की वजह से ये थिक ए पिलर रखना पड़ता है। जब आप यू टर्न मारते हो, जब आप कट्स लेते हो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर हो, कॉम्प्लेक्स जगह पर हो, तो ये ब्लाइंड स्पॉट ना बने, इस वजह से इसको पतला होना भी ज़रूरी है। तो एक परफेक्ट अमेलगमेशन होना चाहिए। मुझे अभी भी याद आ रहा है फोर्ड EcoSport में ये बहुत थिक हुआ करता था, तो लोग ज़रा परेशान रहते थे, क्योंकि उनका ये वाला जो व्यू है वो बहुत ऑब्स्ट्रक्ट करता था, एंड वो विजिबिलिटी जहाँ रिड्यूस हुई तो वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता है ड्राइवर। फ्लैट स्टीयरिंग होने की वजह से आपके पैर कभी भी जो है उस गाड़ी में नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पैर जो है यहाँ पर स्टिक हो रहे हैं या लग रहे हैं या टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टीयरिंग के फीडबैक में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो। तो वो चीज़ नहीं है। फ्लैट स्टीयरिंग देकर टाटा ने थोड़ा तो अच्छा किया है, इसको 2 स्पोक्स बना दिया है। स्टीयरिंग व्हील इसका जो है वो काफ़ी फीडबैकेबल है, अननेसेसरी का प्ले नहीं है इसके अंदर। तो आप जब भी इस
स्टेयरिंग व्हील के साथ में क्रूज करना चाहोगे तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा, राउंड द कॉर्नर्स भी एंड जब आप सिटी में चला रहे होंगे तब भी आपको पता रहेगा कि कितना फीडबैक मुझे देना है कि गाड़ी मुड़ जाए उस पर्टिकुलर एंगल पे। बाकी थंब कंटूर्स इसके ऊपर दिए हैं और ये लेट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों के साथ में। ये टर्न इंडिकेटर की जो साउंड है ना वो हल्की से ज़्यादा लग रही है मुझे, मतलब हल्का कम होता तो इरिटेशन लेवल कम हो जाते। सस्पेंशन सेटअप जो है वो अच्छे से ट्वीक किए गए हैं, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है। आप सिटी में चलाओ, रफ रोड्स में चलाओ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो ये सस्पेंशन के साथ में ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आप रफ रोड्स में भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप रूरल एरिया के लिए भी इसको प्लान कर रहे हो तो बड़े बड़े पॉट होल्स हो, बड़े बड़े गड्ढे हो तो ये ईजिली चला लेगी। हाँ, आप इसको 4x4 के तौर पे ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी जगह लेके चले गए कहीं कीचड़ हो या फिर कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफ रोड करने वाली जगह हो, तो वहाँ पर ऑब्वियसली फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी होने की वजह से एंड 4x4 की जगह 4x2 होने की वजह से ये इतना अच्छा मैनोवर नहीं करती है। तो इसको अर्बन ज़्यादा प्लान किया गया है कंपैरेटिव टू रूरल। सो रूरल की वो सड़कें जहाँ पर खड्डे हैं, जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर आपको डर लगता है छोटी गाड़ी ले जाने में या लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी ले जाने में, ये बहुत ईजिली वहाँ से निकलती हुई नजर आएगी। फ्रंट से जो है वो सनबीम बहुत ज़्यादा है, तो मैं अगर सनवाइजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे को जितना व्यू चाहिए उतना व्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो वो भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बना हुआ है। अच्छा, इसके बेस वेरिएंट से जो है ना एलईडी DRLs बाय फंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स, एलईडी हेडलैम्प्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आप दिन में नहीं रात में भी जो है वो ज़्यादा व्यू पा पाओगे क्योंकि उसका थ्रो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। जब आप हेलोजन के बारे में बात करते हैं एंड उसको कंपेयर करते हैं किसी एलईडी लाइट्स के साथ में, तो एलईडीज़ का थ्रो ज़्यादा होता है। जहाँ हेलोजन 50 से 60 मीटर का थ्रो देती हैं, तो ये तकरीबन 100 मीटर के आसपास का थ्रो जो है वो देने में सक्षम होती है। तो रात में भी विजिबिलिटी आई बिलीव की काफ़ी अच्छी रहेगी। किसी दिन मौका मिला हम तो इसको नाइट ड्राइव रिव्यू भी इसका जो है वो करेंगे हम। बाकी एर्गोनॉमी के लिए अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें मेरे हाथ के आसपास ही प्लेस्ड हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो HVAC यूनिट के कंट्रोल जो हैं वो फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं जो मेन कंट्रोल्स हैं। तो अगर आपको चाहिए कि जो बाकी के कंट्रोल्स हैं तो आपको फेदर टच के साथ में ही ऑफर किए गए हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा भी कभी कभी बनते हुए नजर आता है, क्योंकि अगर आपको सीधा आप गाड़ी चला रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया है और आपको जो है वो AC अचानक से बंद करना है या AC के मोड चेंज करने हैं, तो आपको सीधा अपना दिमाग हटाने से यहाँ पर जो है वो फ्रेम करना पड़ेगा एंड वो कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा बनेगा। थैंक गॉड कि उन्होंने एटलीस्ट पार्शियल बटन जो है वो फिजिकल दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट बटन्स हैं उनको फिजिकल दिया है, ताकि आप जब भी AC की कंट्रोल्स करना चाहो, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहो या डिक्रीज करना चाहो, तो आप इजीली जो है वो उनको कर सको। बाकी लॉक अनलॉक मैकेनिज्म, 360 डिग्री कैमरा या बूट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी पैनल पे दिए गए हैं, जिसको आप इजीली टच रेस्पॉन्स के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी सही जगह पे पोजीशन किया गया, तो ये विजिबल होता है। अच्छा, ये ना 11,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है गाड़ी, तो 11,000 के हिसाब से थोड़ा बहुत वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके क्लच पेडल में आ चुके हैं, वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। जो सीट्स हैं, जिन सीट्स में बैठा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं एंड मुझे उम्मीद है कि ये सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट सीट्स आप इनको कंसिडर कर सकते हो। मतलब आप लॉन्ग रन में जाना चाहते हो तो आप इजीली 300-400 किलोमीटर इस पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज दीज ऑल्सो कम्स विद वेंटिलेटेड सीट्स, बट हाँ, उसका जो स्विच है वो ज़रा ऑडली प्लेस्ड मुझे लगता है। आप इस स्विच को अगर यहाँ कहीं आसपास प्लेस कर सकते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं ना मोड्स नहीं देख पाता हूँ। जो वेंटिलेटेड मोड्स के 3 मोड्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स के 3 मोड्स हैं, तो 1, 2 एंड 3, अब वो कौन से मोड पे चल रहा है उसके लिए मुझे नीचे देखना पड़ता है एंड इनफैक्ट बटन एक्सेस करने के लिए भी मुझे नीचे देखना पड़ता है। तो वो उसकी स्विच की प्लेसिंग राइटली एक्यूरेटली कहीं इधर होती तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ से करते हैं यू टर्न, और क्योंकि इसका तकरीबन 5.2 मीटर के आसपास ही टर्निंग रेडियस है, तो स्टेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप इजीली इसको स्टीयर कर सकते हो। तो हम इसको फिलहाल यू टर्न मारने की कोशिश करेंगे, अगर हमें मिल जाए इधर से यू टर्न तो। वैसे तो ये पूरी जगह जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ये है गाजियाबाद का बस अड्डा। जो हॉर्न की पिच है वो भी मुझे अच्छी लगी एंड द बेस्ट पार्ट इज आप दोनों साइड से उसको एक्सेस कर सकते हो।
आप चाहो तो इस साइड से भी एक्सेस कर सकते हो एंड इस साइड से भी एक्सेस कर सकते हो। जनरली आप OEMs देखोगे तो बिल्कुल बीच में प्लेस्ड होती है, तो आपको बीच में दबाने से वो एक्सेस होती है। यहाँ पर आप दोनों तीनों साइड से किसी भी साइड से इसको एक्सेस कर पाओगे। ये थोड़ा सा इनोवेटिव सा लगता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इसके स्टेयरिंग का होने की वजह से बहुत अपीलिंग है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जब ये इनफैक्ट जब इसकी लीक्स आई थी, हम लोग कवर कर रहे थे टाटा को, तो जब इसकी लीक्स आई थी तो बहुत लोग इंप्रेस थे कि टाटा ने इस बार लिट फंक्शन के साथ में सारी चीज़ें दी हैं, अच्छी लग रही है। इनफैक्ट इसकी जो MID है बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, डिजिटल हो गई है, उसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी है, ऑडोमीटर है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो मोड्स भी दिए गए हैं। मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में फिलहाल डालता हूँ, या तो ये स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा अंतर आपको नज़र आने वाला है। आप जब स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो थोड़ा सा एग्रेसिवली जो है वो चलेगी गाड़ी, और RPMs हायर साइड पे रहेंगे, तो आप इजीली मैन्यूवर कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, जस्ट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। वो तमाम चीज़ें आपको यहीं देखने को नजर आएंगी। इनफैक्ट देयर इज़ अ डेडिकेटेड बटन, यहाँ से आप जो है नेविगेशन पे, ट्रिप मीटर पे, इनफैक्ट व्हीकल इन्फॉर्मेशन पे, और TPMS भी इसका यहीं पर जो है वो दिया गया है, मीडिया पे, वो तमाम चीज़ें आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे। तो आपके हाथ पर ऑन द गो होती हैं सारी चीज़ें। तो एर्गोनॉमिकली वाइज मुझे लगता है टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट प्रैक्टिकलिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, जैसे ग्लव बॉक्स का डिज़ाइन हो या इसका विंडो पैनल हो, वो तमाम जगह मुझे काफ़ी पसंद आती है ये गाड़ी। सो दोस्तों, ये तो था डीजल का डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।